वेलकम टू इंडियन फाइटिंग की यूएफसी हिस्ट्री के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आखिर क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी जहां पे डिफरेंट मार्शल आर्ट से आए हुए लोग एक दूसरे से फाइट कर सकें, और हमने देखा कि आखिर यूएफसी पहला जो नहीं था जिसने ये किया हो, पर पहला सफल ऑर्गेनाइजेशन था। आज के एपिसोड में हम उससे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में यूएफसी 1 में क्या क्या मुश्किलें आई और वो कैसे रिजॉल्व हुई। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। पिछले एपिसोड में ही हम बात कर चुके हैं कि दो जो बड़े प्लेयर थे इस गेम में, जो दो बड़े प्लेयर जिनकी वजह से यूएफसी पॉसिबल हो पाया, उनमें से एक थे आरडीवी, जो कि एक्चुअली राइटिंग के और कुछ मूवीज़ के टीवीज़ के बैकग्राउंड से आते थे। वहीं दूसरे थे होरियन ग्रेसी। इस एपिसोड में हम ग्रेसी फैमिली के 2-3 और बड़े मेंबर से मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों मेंबर्स के पास, एक के पास थोड़ा बहुत ब्रॉडकास्टिंग का तजुर्बा था, तो दूसरे के पास पूरा का पूरा कॉम्बैट स्पोर्ट का तजुर्बा था। पर इन दोनों में से कोई भी आज तक बड़ा कोई फंक्शन या कोई टूर्नामेंट कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया था। होरियन ग्रेसी ने बहुत छोटे स्तर पे किया था इससे पहले भी, और होरियन ग्रेसी के पास थोड़ा बहुत तजुर्बा था रिकॉर्ड करने का। बट एक आपको पता है 90s में जो जिस टाइप की वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी वो रिकॉर्डिंग अलग है, और एक्चुअली जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के लिए जिस टाइप की रिकॉर्डिंग चाहिए थी वो अलग है। तो इसके लिए कुछ लोग इनके साथ आए और उन सब की बात हम करेंगे। मैं थोड़ा आगे बात करूं उससे पहले मैं आपकी एक गलतफहमी ख़त्म कर देना चाहता हूँ। देखिए, जूफा क्या होता है ना कि एक मैंने आपको हमें बताई थी कहानी। नेपोलियन से किसी ने पूछा कि भाई इतिहास तुमको कैसे जज करेगा, तो उसने बोला बहुत अच्छे से जज करेगा। बोला कैसे, तुमको कैसे पता? बोला सिंपल सी बात है, मैं इतिहास लिखूंगा, क्योंकि मैं जीतूंगा तो किताबें मैं लिखूंगा। क्योंकि जूफा वाले एक्चुअल वॉर जीत गए, जो कि फटीडा ब्रदर्स और डेना वाइट थे, तो उन्होंने किताबें अपने हिसाब से लिख दी, है ना, हिस्ट्री अपने हिसाब से लिख दी। बट सच जो है ना बहुत अलग सा है। पहली बात तो मैंने आपका पहली गलतफहमी दूर कर दिया कि यूएफसी से पहले कोई था नहीं, बहुत से लोग थे पर सफल नहीं थे। दूसरी बात, जूफा वाले ये भी क्लेम करते हैं कि एक्चुअली वो जो टूर्नामेंट कराया गया था ना यूएफसी 1, वो सिर्फ उसकी कल्पना की गई थी कि सिर्फ एक बार करेंगे उसको। ये भी बकवास सी बात है, क्योंकि यूएफसी उस समय पेपर व्यू पार्टनर जो था वो था एक ग्रुप कॉल्ड सीमाफोर एंटरटेनमेंट ग्रुप। वो स्पाइक टीवी के लिए या फिर दूसरे बॉक्सिंग इवेंट के लिए काफ़ी सारे पेपर व्यू इवेंट करवा चुके थे, तो पेपर व्यू करवाना उनको आता था। तो उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था यूएफसी वालों ने, जो होरियन ग्रेसी और आरडीवी की कंपनी ने, उस कंपनी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस कंपनी ने तो उनसे मल्टीपल फाइट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि शुरुआत से ही मल्टीपल टूर्नामेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि शुरुआत से ही ये बात बिल्कुल तय थी कि मल्टीपल टूर्नामेंट होने वाले हैं और ये बात जो है लंबे समय तक जाने वाली है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी जहां पे ये कहा जा सके कि यूएफसी 1 जो है ना सिर्फ एक बार टूर्नामेंट होना था। तो आपकी ये दूसरी गलतफहमी मैंने दूर कर दी जिसकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इसके लिए एक्चुअल में लोग कहाँ से आए और पैसा कहाँ से आया। सबसे पहली बात, पैसे की बात करें तो एक्चुअली होरियन ग्रेसी जो है इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, बट ग्रेसी फैमिली ने बहुत कम पैसा इस पे लगाया। पैसे के लिए इन्होंने 1-2 नहीं 28 इन्वेस्टर जोड़े। और किसने जोड़े? आर्ट डेवी ने जोड़ा। आर्ट डेवी की ये बहुत अच्छी बात है। अगली बात जो यूएफसी को दिक्कत करने वाली है वो भी आर्ट डेवी की है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है, प्रेजेंटेशन जब इन्वेस्टर्स को दिया गया तभी इसका नाम बताया गया था और पंच लाइन भी बताई गई थी। नाम था वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ठीक है, यूएफसी जो था टूर्नामेंट जो था उसका नाम था वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स उस समय प्रेजेंटेशन के समय। और उन्हें बोला पंच लाइन क्या है, तो पंच लाइन सिंपल थी, नो होल्ड्स बार, एनएचबी। बाद में ना मतलब आप में से कई लोग पैदा भी नहीं होंगे, बट एनएचबी एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में कहा जाता था कि अंडरग्राउंड फाइट्स होती हैं ये और वो। इंडिया के बारे में भी कभी मशहूर था, कुछ सब बकवास थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक्चुअली में इन लोगों ने एक्चुअली इंप्लीमेंट किया एनएचबी को, राइट, नो होल्ड्स बार को। तो पंचलाइन थी नो होल्ड बार। टूर्नामेंट का नाम था नाम था वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स क्यों कहा गया? वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ये कि एक वर्ल्ड कराटे का है, एक वर्ल्ड किक बॉक्सिंग का है, एक वर्ल्ड बॉक्सिंग का है, एक वर्ल्ड ताइक्वांडो का है, एक वर्ल्ड जूडो का है, एक वर्ल्ड सूमो का है। तो ये वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स थी। इस टाइप से उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और 28 जो इन्वेस्टर्स थे उनको जैसे तैसे मना लिया गया। और जब उनको मनाया गया तो एक नई कंपनी फॉर्म की गई जहाँ पे मेजर स्टेक होल्डर जो थे वो नंबर 1 आपका होरियन ग्रेसी और आरडीवी थे, और इनके साथ वो जो 28 इन्वेस्टर्स हैं उनको भी जगह दी गई और उस कंपनी का नाम था WOW वाओ प्रमोशंस। ठीक है ना, तो भाई बात हो गई
कि ठीक है ना, कंपनी बन गई, पैसा भी आ गया, अब एक्चुअली प्रोड्यूस कौन करेगा। तो प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसे आदमी को चुना गया जो एक्चुअली अपोकलिप्स नाउ जैसी बेहतरीन मूवी में काम कर चुका था, और उसको ESPN के लिए दो चार स्पोर्ट्स इवेंट प्रोड्यूस करने का भी एक्सपीरियंस था। इसका नाम था जॉन माइलियस, राइट, MILIUS। यार IMDb में जाके देख लेना, ठीक ठाक इसकी फिल्मोग्राफी है, अच्छा फिल्म मेकर है। अब बात जब आई तो इसने कैमरे वैमरे जो थे उन सब के लिए इन्होंने चीज़ें डिज़ाइन कर दी, बट ये तय किया होरियन ग्रेसी और आर्ट डेवी ने कि UFC की जो पहचान है ना वो दूसरे कॉम्बैट स्पोर्ट से अलग होगी। जहाँ तक ज़्यादातर कॉम्बैट स्पोर्ट जो यूज़ करते थे, या कराटे कॉम्बैट को अभी भूल जाओ तुम, उस समय के जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट यूज़ करते थे वो रिंग सेटअप यूज़ करते थे। पर आर्ट डेवी का भी मानना था, एक्चुअली आर्ट डेवी इस दुनिया से जुड़ा नहीं था, पर उसका भी मानना था, और होरियन ग्रेसी का तो बिल्कुल पॉइंट था कि जो रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें या तो रस्सियाँ होती हैं या वायर होते हैं चारों तरफ, वो फाइटर्स के लिए बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि ग्रैपलिंग के समय फाइटर नीचे गिर सकता है। अब तो इसके लिए कोई नई चीज़ डिज़ाइन की जाए, तो एक आदमी को लाया गया इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। वो आर्ट डायरेक्टर था, मूवीज़ का भी, कुछ वीडियो गेम्स का भी आर्ट डायरेक्टर था। तो उसने एक नई चीज़ डिज़ाइन की जिसको हम ऑक्टागन के नाम से जानते हैं। अब उसके सामने डायरेक्शन 2 थे। नंबर 1, ये चीज़ डिफरेंट दिखनी चाहिए और लोगों को याद रखनी चाहिए, राइट, तो 2 हो गए। तीसरी चीज़ जो थी वो ये कि लोग इसको देख भी पाए। आखिर रिंग स्ट्रक्चर इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर होता है और वायर होते हैं या रस्सियाँ होती हैं, तो बिल्कुल आप साफ साफ जो हो रहा है रिंग में देख सकते हैं, राइट। ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा था। ऑक्टागन पारदर्शी होता है ना, क्योंकि जो वायरिंग है उसके पार लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो ऑक्टागन डेवलप किया उस आदमी का नाम था जेसन कशन, राइट, JASONCUSSON। मैं एंड में आपको ये किताबें भी दे दूंगा, है ना, वैसे आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ। एनीवेज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तय हो गई। अब नो होल्ड्स बार, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के पोस्टर लगना चालू हो गए और इसका प्रचार प्रसार चालू हो गया, और 8 फाइटर इसके लिए चुन लिए गए। और ये 8 फाइटर कैसे थे मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये जो 8 फाइटर थे उनमें सबसे पहले नाम था केविन रोजियर का, वो किक बॉक्सर था। पैट्रिक स्मिथ का, वो एक टाइकांडो प्रैक्टिशनर था। जेरार्ड गॉर्डो सवाटे फाइटर था। जैन फ्रेजर कराटे फाइटर था। केन शमरॉग शूट फाइटर था। शूट फाइटर आपको पता है क्या, मैंने बताया कि वर्क और शूट में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। केन शमरॉग को अपन WWF की दुनिया वाले पहले उधर से जानते हैं। टेलर टूली था जो एक सुमो रेसलर था। आर्ट जिमरमैन था जो प्रोफेशनल बॉक्सर था। और एक आदमी था जिसका नाम था होइस ग्रेसी जो ब्राजीलियन जिu-जित्सु प्रैक्टिशनर था। अब ये एपिसोड को हम एंड करेंगे, पर एंड से पहले मैं आपकी एक और गलतफहमी तोड़ देता हूँ। इस एपिसोड में देखिए, कहानी ना कई फैलाई जाती है, और जब हम उनके सच पे जाते हैं ना, तो क्या होता है कि मैंने बोला कि ये आदमी ऐसा है, आपको उसे विश्वास नहीं करना, उसका भी पक्ष चुनना है, और फिर देखना है कि लॉजिकली व्हाट मेक सेंस। ग्रेसी फैमिली की तरफ से ये बात फैलाई गई कि वो साबित करना चाहते थे कि उनमें सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट ब्राजीलियन जिu-जित्सु है, BJJ, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अब जब बात आई कि आखिर ग्रेसी फैमिली की तरफ से ब्राजीलियन जिu-जित्सु को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कहानी बताई जाती है, जो कि होरियन ग्रेसी ने, आर्ट डेवी ने, और कुछ लोग UFC के जो लोग अभी भी हैं, उन्होंने सबने ये बात कही है। और जो 2 लोग, जो मेन बात है मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 लोग एक्चुअली शामिल थे उनकी बात क्या है मैं दोनों बता देता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ कि मेरा क्या मानना है। देखिए, ये बात कही गई कि जब चुनने की बात आई कि ब्राजीलियन जिu-जित्सु को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्रेसी जिम है उससे किसको चुना जाएगा, तो ऐसा कहा जाता है कि होरियन ग्रेसी ने कहा कि अपन सब में जो सबसे कमज़ोर है, सबसे छोटा है, सबसे कम ताकतवर है, हम उसको चुनेंगे, ताकि सबसे कमज़ोर जिu-जित्सु फाइटर भी बाकी सारे जो फाइटर के ऊपर आएगा। सो दैट्स हाउ वी विल प्रूव कि ब्राजीलियन जिu-जित्सु बेहतर है। इसीलिए उनका मानना था कि सबसे कमज़ोर खिलाड़ी कौन है, इसीलिए उसको डाल दिया जाए इस टूर्नामेंट। ओके, समझ में आ गई बात। अब ये कहानी सही नहीं है। होरियन ग्रेसी ने तो ये बात कही, बट रॉइस पुर्तगालीस नाम में प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात एक्चुअली एक बार बोला कि ये सही भी है और कई बार बोला कि ये सही नहीं भी है। अब आते हैं हम ग्रेसी फैमिली के तीसरे आदमी के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, जो कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है,
ये मानना ग्रेसी फैमिली का है, ये मानना है आज तक के ब्राजीलियन पिछले 50 साल में अगर कोई सबसे बेहतरीन बीजेजे फाइटर कोई आया है तो उसका नाम है हिक्सन ग्रेसी। आपने क्रोन ग्रेसी की फाइट देखी होगी, बोरिंग है, लास्ट फाइट को छोड़ दीजिए। और क्रोन ग्रेसी का बाप जो है उसका नाम है हिक्सन ग्रेसी। ये सभी का मानना था कि हिक्सन ग्रेसी सबसे काबिल ब्राजीलियन जुजित्सु प्रैक्टिशनर है, और ये बात हिक्सन ग्रेसी कई बार साबित कर चुका था, दुनिया भर के टूर्नामेंट जीत चुका था, और ये मिक्स मार्शल आर्ट टाइप के टूर्नामेंट जो है वैलेट्यूडो में भी प्रूव कर चुका था और प्राइड की फाइट में भी प्रूव कर चुका था बाद में। ओके, तो आपको नहीं लगता कि हिक्सन ग्रेसी को भेजा जाना चाहिए था क्योंकि वो सबसे काबिल है? ये जो कहानी है, पहली बात तो ये कहा सबसे कमजोर और सबसे वो ये नहीं है कि हॉइस ग्रेसी सबसे कमजोर और सबसे कम ताकत वाला नहीं था या सबसे कम स्किल्ड नहीं था, एक्चुअली बहुत स्किल्ड था और टॉप, मतलब इवन ग्रेसी जुजित्सु में भी 2-3 टॉप में था वो, हिक्सन से तो पीछे था। पर फिर भी अगर जब आप बिल्कुल मजबूती को भेज रहे हो तो हिक्सन को भेजना चाहिए था आपको, ना कि हॉइस को। सिंपल सी बात थी कि होरियन ग्रेसी ये बात मानता था और बिल्कुल सही मानता था कि हिक्सन को वो कंट्रोल नहीं कर सकता और हॉइस ग्रेसी को वो कंट्रोल कर सकता है। ये बात सही कैसे हुई? बाद में हिक्सन फैमिली से अलग हो गया और उसने अपना कारोबार चालू किया, जबकि हॉइस जो है पूरी जिंदगी भर होरियन ग्रेसी के अंदर रहा। ठीक है ना? तो ये कहानी जो है ऐसे, मतलब हर वो चीज़ जो ऐसी बताई जाती है ना वैसी होती नहीं है। बताया गया कि सबसे कमज़ोर फाइटर को चुना गया, जबकि ऐसा नहीं था। हिक्सन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसीलिए हॉइस को चुना गया। ओके, अगले एपिसोड में हम देखेंगे। वैसे तो आपको पता है कि UFC 1 कौन जीतता है, बट हम देखेंगे कि वो जीतने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, UFC कितनी कमाई होती है पहले वाले इवेंट की, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थे नीट फाइट जंकी, लड़ेंगे।